नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गोस्वामी। आज देखिए हमारे देश में एक ताज़ा विवाद है अशोक स्तंभ को लेकर के। हालाँकि बहुत सारे लोग इसके पक्ष में हैं और बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में भी हैं। बुद्धिजीवियों की आपत्ति है कि जो अशोककालीन स्तंभ था या है, जो सारनाथ म्यूज़ियम में सुरक्षित है, उसमें जो 4 सिंह बने हुए हैं, जो उनकी मुद्रा है, आक्रामक नहीं है बल्कि सौम्य है, पीसफुल है। मतलब एक तरह से उनके जो मुख पर शांति का आभास होता है। और शायद अशोक की मंशा भी रही हो कि पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में एक शांति का संदेश जाए और एक मितव्ययिता का संदेश जाए, जो कि अशोक बौद्ध धर्म में विश्वास करता था, कुल मिला के बौद्ध धर्म में विश्वास रखता था। और कहीं न कहीं बौद्ध धर्म में अहिंसा अहिंसा की सर्वसम्मति है। एक तरह से हम कहेंगे बौद्ध धर्म का अहिंसा जो है वह जान है, उसकी मुख्य विशेषता है। बहरहाल, शेर को लेकर के जो वर्तमान विवाद गहराया है, ये कितना सही है, कितना गलत है, मतलब कुल मिलाकर के इसमें क्या उचित है, क्या अनुचित है, उस पर बात न करते हुए हम सीधे-सीधे अशोक स्तंभ के महत्व और इसकी प्राचीनता और इस पर किस देश का प्रभाव रहा, उस पर हम बात करते हैं। मित्रों, अगर हम अशोक स्तंभ की बात करें तो आप देखेंगे सारे के सारे स्तंभ जो हैं लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। ये जो लाल बलुआ पत्थर है, यह चुनार की खदानों से निकाला जाता था और सबसे बड़ी जो उसकी विशेषता है, एकाश्मक। यह एक ही पत्थर के अटूट खंड से बनाए गए हैं। हालांकि बहुत सारे जो पाश्चात्य विद्वानों ने अपना अपना मत प्रकट किया है इस स्तंभ को लेकर के, चूंकि पाश्चात्य थे, पाश्चात्य विद्वान थे, तो उनकी सोच भी कहीं न कहीं पाश्चात्य की रही और सीधे तौर पर उन्होंने जो बात की अशोक स्तंभ पर प्रभाव को लेकर के, कुछ ने बताया कि इस पर ईरान का प्रभाव है, कुछ ने बताया कि इस पर ग्रीक का प्रभाव है। तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ। चूँकि ऐसे लोग नासमझ हैं। सही देखा जाए तो उन्हें भारतीय कला और संस्कृति का ज्ञान ही नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारे देश के बहुत सारे कला विद्वान रहे, राय कृष्णदास साहब बनारस के, या वहीं के बीएचयू से ही संबद्ध रहे वासुदेव शरण अग्रवाल साहब। इन विद्वानों ने स्पष्ट किया है, आप देखेंगे कई, जैसे राय कृष्णदास की बात करें तो उन्होंने मूर्तिकला पर काम किया, एक उनकी बहुत अच्छी किताब है, बहुत बढ़िया किताब है, आप उसे लेकर के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल सर ने भी बहुत ही स्पष्ट किया है, चूंकि वासुदेव शरण अग्रवाल ने एक लंबा शोध किया है इन स्तंभों पर। और मैं फिर से आपको स्पष्ट कर दूं कि इन स्तंभों पर किसी भी देश का प्रभाव नहीं है, बल्कि हमारे देश का ही प्रभाव है, कुल मिलाकर के भारत का प्रभाव है। और यह जो प्रभाव है कहीं ना कहीं अपने युग की विशेषता को आत्मसात करता हुआ, और इस पर देशज प्रभाव है। मैं एक एक करके अपनी बात, मतलब उन विद्वानों के मत का खंडन करना चाहूंगा। जैसे बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि अशोक का जो स्तंभ है उस पर ईरान का प्रभाव है, मतलब फारस देश का जो प्राचीन फारस जो आपका ईरान है, उस पर मतलब अशोक के स्तंभों पर उस ईरान का प्रभाव है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कई, आप देखेंगे अगर ईरान, कुछ बहुत सारे ऐसे स्तंभ तैयार किए गए थे उस युग में जब अशोक का समय था या जब मौर्य युग का समय था भारतवर्ष में। उस समय ये जरूर बात है, मैंने भी अध्ययन किया है कि ईरान में भी इस तरह के स्तंभों को बनाने का प्रचलन था। लेकिन आप देखेंगे वह जो स्तंभ बनाए गए ईरान में, वह कई खंडों में, आप देखेंगे कई खंडों, प्रस्तर के कई खंडों को जोड़ करके इस स्तंभ का निर्माण किया गया है। वहीं हमारे देश में जो अशोक ने स्तंभ बनवाए, वह एक ही अटूट प्रस्तर का बना है, कुल मिलाकर के एकास्मक पत्थर से बना है। और देखिए आप कहीं का भी स्तंभ, आप चाहे अशोक के सिर सिंह स्तंभ जिस पर विवाद है, आज देश में देखिए कितना विवाद चल रहा है, जो कि सारनाथ में, आप जाइए सारनाथ म्यूजियम में, अगर आप गए होंगे आपने देखा भी होगा कि कैसे एक ही अटूट प्रस्तर पर इस कलाकृति का निर्माण किया गया है। जो दूसरी बड़ी विशेषता,
आप ईरानी स्तंभों को देखते हैं तो वहां पर देखिए हमारे देश में जो स्तंभ बनाए गए, खास करके मौर्य युग में, उन पर एक पॉलिश है, एक चमक है। यह अनूठी जो चमक थी, हालांकि बहुत सारे लोगों ने बताया कि यह फारस फारस से एक तरह से यह विधा आयातित थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, फारस के पहले भी यह विधा हमारे देश में प्रचलित थी। आप इतिहास के छात्र हैं या कला इतिहास के आप छात्र हैं या शोधार्थी हैं, आपको पता होना चाहिए नवपाषाण युग में ही औजार यंत्रों और जो हमारे देश में पात्र पाए गए हैं, मृद भांड, हड़प्पा संस्कृति के या मोहनजोदड़ो सभ्यता के जो पात्र पाए गए हैं, मृद भांड पाए गए हैं, उन पर भी इस तरह की पॉलिश को आप देख सकते हैं। यही पॉलिश एक समय मौर्यकालीन कला, कुल मिलाकर के मूर्ति कला की विशेषता बन गई। और ऐसा अद्भुत पॉलिश, चमक किसी भी देश में स्तंभों पर नहीं पाया जाता। खास करके जो लोग यह आरोप लगाते हैं कि यह कला जो है ईरान से चल करके आई थी। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि जैसे हम पशुओं की बात करें, चूंकि हमारे देश में जो स्तंभ बनाए गए मौर्य काल में या अशोक ने जो स्तंभ बनवाए, आप देखेंगे इन स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृति गढ़ी गई है या उकेरी गई है। वहीं अगर हम फारस या किसी और हम देश की बात करें, चाहे हम ग्रीक की बात करें या उसके समानांतर जो भी युग रहा हो, जिस जो देश में इस तरह की प्रथा प्रचलित थी, वहां पर शीर्ष पर मानवाकृतियां बनाई जाती थी, गढ़ी जाती थी, न कि पशु। तो इस तरह से बहुत सारा हमारे पास उदाहरण है, हमारे पास सबूत हैं, साक्ष्य हैं जो यह बतलाते हैं कि अशोक स्तंभ पर विशुद्ध रूप से भारत देश का प्रभाव था, भारतीय कला का प्रभाव है, भारतीय विधा का प्रभाव है। जो विधाएं हमारे देश में, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत पहले से ही, हम कह सकते हैं स्टोन युग या प्रस्तर युग से ही प्रचलित थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रस्तर युग का जो अंतिम चरण था, नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में इस कला का उद्भव हुआ। और आप देखिए यही कला गुप्त काल में भी दिखती है। यही पॉलिश की जो कला आप देखेंगे, जो दिल्ली की किल्ली या हम कुतुब मीनार परिसर, जब कुतुब परिसर में हम प्रवेश करते हैं, वहां पर भी एक गुप्त कालीन स्तंभ है जिसे लौह स्तंभ के नाम से जाना जाता है। उस स्तंभ पर भी आप इस पॉलिश को देख सकते हैं। तो मित्रों, बहुत सारी बातें हैं। चर्चा की अगर हम बात करें तो कई ऐसे विषय हैं जिन पर एक अच्छी चर्चा की जा सकती है, एक अच्छा विमर्श का विषय हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत ही तर्कपूर्ण चीजों से, ये जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, उनका जवाब देना है। तर्क का होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि हमने आपको बताया, जो हमारे भारतीय विद्वान हैं, कहीं ना कहीं उनके पास साक्ष्य है, सबूत है, तर्क है, कुल मिलाकर के लॉजिक है। और ये सब जो निराधार, देखिए ये सब आरोप लगाए, चूंकि आपको पता है हमारे देश में, अब यह क्या कहें, हमारा दोष है, हम भारतीयों का दोष है या हमारी परंपरा का एक खोट है कि हमने चीजों को लिखित नहीं लिपिबद्ध किया। हमारे पास कुछ लिखित उस तरह के साक्ष्य नहीं है। यहां तक कि लज्जा युक्त बात यह भी है कि हमारे देश में जो चित्र खोजे गए, कलाकृतियां खोजी गई या गुफाएं खोजी गई, अंग्रेजों ने खोजा था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने खोजा तो वह मनमानी अपनी विचारधारा को, अपने एक कह सकते हैं मत को हमारे ऊपर लादेंगे या थोपेंगे। तो बहरहाल कभी इस तरह का जब सवाल उभरे या इस तरह का विवाद गहराए, तो हमें सबसे पहले उसके मूल में जाना पड़ेगा। आज देखिए जो अशोक स्तंभ को लेकर के जो विवाद है, विवाद यह है कि अशोक कालीन जो स्तंभ है उस पर ये जो 4 सिंह बने हुए हैं, ये बहुत ही सौम्य अवस्था में है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अशोक चाहता भी था कि पूरे देश में बौद्ध धर्म के, देश ही नहीं बल्कि पूरे हम दुनिया की बात करें,
पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है। और इस धर्म की जो एक विशेषता है, जो मुख्य तत्व है अहिंसा, वह अहिंसा के माध्यम से या शांति के माध्यम से पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, एक प्रेम का पैगाम प्रेषित करना चाहता था। हालांकि जो पार्लियामेंट की छत पर वर्तमान में अशोक स्तंभ स्थापित किया गया, इसको लेकर के बहुत सारे बुद्धिजीवियों के पास अपने अपने तर्क हैं कि यह जो शेर की मुद्रा है, इसमें जो 4 सिंह बनाए गए, इनकी मुद्रा आक्रामक है, उनमें एक हम कहेंगे ज्वार है, और जो कि ठीक नहीं है। बहरहाल बहुत सारे ऐसे जो लोग भी हैं, तमाम बुद्धिजीवी हैं, जो इसके पक्ष में भी हैं। उनका मतलब है कि हमारा भारत जो, चूंकि हर देश में एक संरक्षणवादी नीति काम कर रही है, एक तरह से एक राष्ट्रवाद काम कर रहा, और इसके अंतर्गत आज यह भी जरूरी है कि हम अपने विचार में परिवर्तन करें। लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि उसके मूल, चूंकि संविधान भी यही कहता है कि किसी चीज के मूल में जाकर के आप उसमें जो उसका एक तरह से लक्षण है, जो एक तरह से कहेंगे उसकी विशेषता है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। बहरहाल इसे मैं आप पर छोड़ता हूं, इसके पीछे क्या वजह है, या कितना सही है, कितना गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस पर आप डिसीजन लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए प्रसंग के साथ और किसी नए विषय के साथ। चलते हैं, नमस्कार।